हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक ऐसा मुद्दा मुद्दा क्या कहेंगे, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और ये सुर्खियां क्या है? सुर्खियां हैं कि विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है जो एनडीए गठबंधन में हैं, जो बड़े अलायंस हैं जैसे टीडीपी, जेडीयू, एक नाथ शिंदे गुट, इन लोगों को पोर्टफोलियो में क्या मिला? झुंझुना मिला है। इन्होंने, क्योंकि अगर कोalition में होता है, जब पार्टी गठबंधन में होती हैं, तो ये आशा की जाती है जो पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा, जो कैबिनेट मंत्री का बंटवारा होगा, उनमें भी इन जो साथी हैं उनको कहीं न कहीं वो सम्मान दिया जाएगा। तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो पोर्टफोलियो को बंटवारा हुआ है, जो कैबिनेट मंत्रालय दिए गए हैं, क्या बीजेपी बिल्कुल नहीं डर रही है? मतलब नहीं डरने से तात्पर्य यह है कि क्या उसे इसका कोई वो नहीं है, यदि इन लोगों से तात्पर्य जेडीयू, टीडीपी, क्योंकि बड़े अलायंस सही हैं एनडीए के साथ, अगर ये लोग अपना समर्थन वापस ले लें तो क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी या नहीं गिरेगी? इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किस पर? लोकसभा स्पीकर। हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर क्या होता है और इसका इतना महत्व क्यों है कि अपनी नेशनल मीडिया, जो अपनी राष्ट्रीय मीडिया है, लगातार इसी पे बात करती हुई आ रही है कि जेडीयू और टीडीपी दोनों की जो मांगे थी उस पोर्टफोलियो में, जो एक रक्षा, वित्त, फाइनेंस और रेल मंत्रालय, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय जेडीयू ने मांगा था और उसे नहीं मिला, और उनके जो मंत्री हैं ललन सिंह, उनको पंचायती राज विभाग दिया गया है। तो इसी कड़ी में बात करेंगे, क्या बीजेपी बिल्कुल अपने अलायंस को तवज्जो नहीं दे रही है, और नहीं दे रही तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कयास लगाया जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है? बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल मजा आएगा। जो भी बताएंगे हो सकता है कहानी के माध्यम से हो, मगर इसमें जो आर्टिकल आएगा बिल्कुल आप लोग उसे लिख लेना, और ये परीक्षा में पूछा जाएगा। कारण कि चुनाव संपन्न हुए हैं लोकसभा में, तो डायरेक्ट जो भी परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। तो आप लोग बने रहें, मैं बढ़िया सा डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं क्यों महत्वपूर्ण है लोकसभा स्पीकर का पद। लोकसभा स्पीकर के पद जेडीयू और टीडीपी, जेडीयू, टीडीपी, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इसकी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। टीडीपी इतिहास क्या है? 1999, 1999 किसकी सरकार थी? जब सरकार थी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूर्व फार्मर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और ये प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय चंद्रबाबू नायडू जनसत्ता को समर्थन दे रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रबाबू नायडू पार्टी के एक सदस्य को, जो सांसद थे, उनको बनाया था लोकसभा का स्पीकर। तो क्या चंद्रबाबू नायडू यही चाह रहे हैं कि लोकसभा का जो लोकसभा स्पीकर है वह पुनः हमारे पास हो, और विपक्ष भी इस पे बहुत ज्यादा मजे ले रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह
का ट्वीट आता है और वो बोलते हैं कि जो इनके बड़े अलायंस हैं जेडीयू और टीडीपी, जेडीयू और टीडीपी सपने देख रहे थे एक ऐसे पोर्टफोलियो का, एक ऐसे मंत्रालय का जो शानदार हो, अच्छे हो, जो ठीक ठाक माने जाते हैं। इसमें रक्षा, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, किंतु इनमें से किसी भी अलायंस को इन पोर्टफोलियो नहीं दिए गए। तो और नहीं दिए गए तो सत्ता विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि ये तो एक प्रकार से झुंझुना थमा दिया गया है अपने साथियों को। जब ये बात निकल के आई और अब वो लोग कह रहे हैं कि कम से कम आप लोग टीडीपी, आप लोग स्पीकर का पद, लोकसभा स्पीकर का पद, लोकसभा स्पीकर का पद प्राप्त कर लें। प्राप्त करने से तात्पर्य यह है इसे ले लें। अच्छा, इससे थोड़ा ना कहीं ये निकल, आप सोचेंगे तो ये निकल क्या कि बीजेपी बिल्कुल अपने अलायंस को तवज्जो नहीं दे रही है। और नहीं दे रही तो क्या कारण है? क्या ये कारण है कि जो महाराष्ट्र में हो चुका है, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, उसको तोड़कर दो भागों में कर दिया गया, चाहे एनसीपी शरद पवार की पार्टी हो, उसे तोड़कर दो भागों में कर दिया गया। एक अजित पवार गुट और एक शरद पवार गुट, उधर भी उद्धव ठाकरे गुट और कौन सा, एकनाथ शिंदे गुट। अब एकनाथ शिंदे गुट के पास 7 लोकसभा सांसद प्रेजेंट टाइम में कितने, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने, 7 लोकसभा सांसद हैं। आज इनके भी द्वारा एक क्वेश्चन रेज किया गया, बीजेपी ने गलत एजेंडा रेज किया और 400 पार का नारा दिया, जिससे सीटें कम आई और एक नुकसान हुआ। इससे यह मैसेज गया कि लोगों के बीच जो एससी कैटेगरी है उनको यह लगा कि कहीं सरकार 400 पार का नारा दे रही है, यदि आ गई तो क्या संविधान में कोई परिवर्तन कर देंगे या उनका आरक्षण छीन लेंगे। ये तो हुई एक बात। अब फिर वापस आते हैं लोकसभा स्पीकर। क्यों महत्वपूर्ण है इतना लोकसभा स्पीकर, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो लोकसभा स्पीकर हर महीने में महत्वपूर्ण होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट्स एक्ट 1985 में एक संविधान संशोधन किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया, कहा गया कि यदि कोई पार्टी टूटती है और मेजॉरिटी 2/3 मतलब अगर कह लें, अगर 60 विधायक उनके पास हैं, एक मान के चल रहे हैं 60 विधायक हैं और इन 60 विधायक का 2/3 कितना हो रहा है, 40 सीट किसी पार्टी में जाकर मर्जर हो जाएं, किसी पार्टी में जाकर मिल जाएं या अपनी खुद की पार्टी बना लें, तो यह माना जाएगा कि ये असली पार्टी है। और इस पे लगने वाले एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन इसीलिए करके लाया गया था कि लोग उछल कूद जो करते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, सत्ता के लालच में इधर उधर जाते रहते हैं, इससे बचा जाएगा। मगर कहीं न कहीं इसका मिसयूज बहुत ज्यादा देखने को मिला है। आप चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या फिर आप गोवा में जो सरकार बनी हो वहां का हो, तो कहीं न कहीं इस पे भी क्वेश्चन उठने लगा है, रेज होने लगा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है यह भी अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा है, उतना कारगर नहीं रहा है। पहले 1-2 लोग जाते थे, अब 2/3 मेजोरिटी के साथ पूरी पार्टियां ही टूट देके चले जाते हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में सिंधिया जब
कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो सिंधिया लगभग 27 से 28 विधायक लेके चले गए थे। फिलहाल वो मेजोरिटी उनके पास नहीं थी, वहां पर दोबारा चुनाव कराए गए। जब दोबारा चुनाव कराए गए तो लगभग सीटें वो जीते और जीतने के बाद सरकार बनी। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये किससे संबंधित है, और ये अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा स्पीकर के पास ये ताकत होती है। अगर लोकसभा की बात करें स्पीकर के पास, ये लोकसभा स्पीकर के पास ये ताकत होती है कि किसी व्यक्ति को, किसी सांसद को या किसी विधायक को कब बाहर करना है, कब अंदर करना है, कब उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और कब नहीं लागू होगा। तो क्या इसी बात का डर है? अब मेन बात क्या इसी बात का डर है इनके जो अलायंस में है, अलायंस का मतलब जो बड़े अलायंस हैं टीडीपी और जेडीयू, क्या उनको इस बात का डर है कि यदि हम बगावत किए या समर्थन वापस लिए तो जेडीयू के पास टोटल 12 हैं और इनके पास 16 हैं, तो क्या 2/3 मतलब 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगर 8 जेडीयू के सांसद बीजेपी के साथ आ गए और इनके अगर देखा जाए 2/3 16 का लगभग 10 इनके साथ आ गए तो इनके अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इनका जो जेडीयू के सांसद हैं इनका कहीं ना कहीं अस्तित्व समाप्त होगा। कहीं ना कहीं ये डर तो नहीं है इन पार्टियों में कि कहीं जो महाराष्ट्र में खेल हुआ है वो हमारे साथ खेल ना कर दिया जाए। भाइयों और बहनों, समझने का प्रयास करना जो मैं बताना चाह रहा हूं। इतना प्रभावी होता है स्पीकर का पद, ये तो बात समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्पीकर का पद। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कौन सा संविधान संशोधन था 52वां 52वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। संविधान संशोधन 1985 किसके लिए लाया गया था कि 2 दल बदल कानून है, मतलब ऐसे लोगों पर जो उछल कूद करते हैं उनको कहीं न कहीं रोकने के लिए। मगर इसका मिसयूज कभी एक लोग 2 लोग जाते थे, अब पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ उस पार्टी के साथ चली जाती है जिसके साथ वो सत्ता में रहना चाहती है। बात क्लियर? ये तो बात हुई एंटी डिफेक्शन लॉ की। चाहे लोकसभा स्पीकर हो और चाहे विधानसभा स्पीकर हो, उनको ये पावर दी गई है। अब बात करते हैं मनी बिल, साधारण बिल और मनी बिल। ये कौन तय करता है? ये भी लोकसभा स्पीकर तय करता है। कौन तय करता है? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, जो स्पीकर होता है लोकसभा स्पीकर ये भी तय करता है कि कौन सा साधारण बिल होगा और कौन मनी बिल होगा। और साधारण बिल होगा तो कहां लाया जाएगा और मनी बिल होगा तो कहां लाया जाएगा। अगर साधारण बिल है तो ठीक है उसे, हाँ यदि मनी बिल है तो उसे केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। और इसे कौन डिसाइड करता है कि यह साधारण बिल है या मनी बिल है? तो इसे डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, ये मनी बिल है या साधारण बिल है। ठीक, क्लियर? ये बात समझ में आई? और अभी आप लोगों ने देखा जब 2019 गवर्नमेंट लगा चल रही थी और सत्ता विषय विपक्ष के द्वारा लगातार मणिपुर को लेकर कभी कोई काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट में जा रहा है, तो वहां पर रोल समझ में आया था लोकसभा स्पीकर का। क्या रोल समझ में आया था? वहां पर यह रोल समझ में आया था कि एक साथ विपक्ष को निलंबित कर दिया गया और असमय के लिए, मतलब अनिश्चित समय के लिए, कि आप संसद की कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक पावर भी है इसके पास, लोकसभा स्पीकर के पास। अब फिर हम बात करते हैं, ये हो गया एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया। अब बात करते हैं फिर, आप याद होगा आम आदमी पार्टी के कौन है, बहुत अच्छे सांसद हैं राज्यसभा से, उनको भी राज्यसभा से जो हमारे क्योंकि वहां होता सभापति, उनके द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया था अनिश्चित समय के लिए। तो ये होते हैं लोकसभा स्पीकर की पावर, चाहे विधानसभा में हो तो विधानसभा स्पीकर
और लोकसभा हो तो लोकसभा का स्पीकर। अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू पे आते हैं, इनका क्या रहा इतिहास। और इन्होंने 1996 1996 1996 में अपने ससुर कौन, एनटी रामाराव, इनके ससुर क्या नाम था, एनटी रामाराव। इनके यहां सबसे बड़ी समस्या है कि कौन सा अभिनेता है कौन सा नेता है, भाई बड़ी समस्या है अपने दक्षिण भारत में। वही अभिनेता वही नेता। तो एनटी रामाराव वहां के जो हम कह सकते हैं जो फिल्म सिटी है या उनके एक संस्थापक माने जाते हैं एनटी रामाराव। तो उनकी पार्टी थी टीडीपी। 1996 में जो और प्रेजेंट टाइम में एक नेशनल मीडिया पे चल रहा है कि एक ऐसी महिला जो दक्षिण भारत की सुषमा स्वराज के नाम से जाना जाता है, उनको विकल्प विकल्प के रूप में एनडीए सरकार स्पीकर के पद पर बैठाना चाहती है। और अगर बैठाना चाहती है तो क्या टीडीपी इस पे किसी प्रकार का गुस्सा दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी? क्या उस बात का समर्थन करेगी? क्या ऐसा तोड़ मोदी सरकार ने देख ढूंढ लिया है? क्या ऐसी महिला का, वो कौन है? वो कोई नहीं है, ये है एनटी रामाराव की छोटी बेटी। एक तो उनका नाम है ईसा, जल्दी निकलते नहीं है।